तो चलिए दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं एक कहानी जिसका शीर्षक है घर जलाकर और जिसके लेखक है इब्ने कमल। और ये कहानी है उर्दू की। बस्ती में हाहाकार मची हुई थी। आग फैलती चली जा रही थी। आसमान धुएं से भर गया था। आग पर काबू पाने की कोशिश के बावजूद आग काबू से बाहर थी। औरतें सर पीट पीट कर चीख रही थी। बच्चे खून से चिल्ला रहे थे और मर्द आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे। पास और दूर ऊंचे पक्के मकानों के आवासी तमाशाई बने धुएं और तपिश से बचने के लिए अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर रहे थे। शहर के बीच में रामलीला ग्राउंड के नजदीक करीब करीब 500 झुग्गियों की यह बस्ती न जाने कब से आबाद थी और किस तरह आबाद हो गई थी किसी को याद नहीं था। लेकिन अक्सर लोग उसे शहर की खूबसूरती पर बदनुमा दाग कहा करते थे, जबकि झुग्गियों में रहने वाले उन्हीं हाथों से शहर की गंदगी साफ करते थे। उन्हीं के दम से आलिशान घरों में चमक दमक कायम थी। यहाँ के रहने वालों का गंदापन गायब हो गया था। शायद सबसे पहले यहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी थी, फिर एक और फिर एक मुकम्मल बस्ती। छोटी सी इस बस्ती में सब कुछ था। बिजली हर जगह मौजूद थी। छोटे बड़े ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी इन झुग्गियों में हर वक्त चलते रहते थे। गंदे गंदे बच्चे, नालियों में गंदा और सड़ा हुआ पानी, कूड़े के ढेर, मक्खी मच्छर, कुत्ते, सब कुछ था। वे सब उसके आदी थे। यह मजहब वतन का बंटवारा न था। हर संप्रदाय के लोग इंसानियत के रिश्ते में बंधे हुए थे। दुख सुख में एक दूसरे के साथी। मौत पर सब एक साथ शोक मनाते और खुशी में सब एक साथ मस्त व खुशी से झूमते गाते। शहर के विस्तार में उनकी मौजूदगी सियासी पनाह का सबब भी थी। हर नेता उन्हें वोट बैंक समझता था। सियासी जलसों में भीड़ बढ़ाने और नारे लगाने के लिए उन्हें लोगों की जरूरत पड़ती थी। कई बार उस बस्ती को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कोई न कोई उनकी मदद के लिए आ जाता। लेकिन अचानक आग लगने से सारा मंजर बदल गया। आग एक झुग्गी से शुरू हुई थी और देखते देखते गर्मी और हवा की शिद्दत के कारण पूरी बस्ती उसकी लपेट में आ गई। उसकी वजह यह भी थी कि झुग्गियों में जलने का सामान मौजूद था। फूस, सूखी लकड़ियां, प्लास्टिक, टायर और केरोसिन। आग जहन्नुम का मंजर दर्शा रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आते आते सब कुछ खत्म हो गया। अजीब भागम दौड़ी का आलम था। जलते हुए शोलों से लोग कभी खुद को निकालते, कभी सामान निकालने की कोशिश करते। कोई अपने बच्चों को झुग्गी से बाहर धकेल रहे थे, तो कोई बूढ़े माँ बाप को उठाकर आग के शोलों से दूर ले जा रहा था। चारों तरफ एक कोहरा मचा हुआ था। तमाशाओं की भी एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अखबारों के रिपोर्टर और टीवी के कैमरे से उस खूंफनाक मंजर की तस्वीरें खींची जा रही थी। मुसलसल कई घंटों की जद्दोजहद के बाद जब आग पर काबू पाया गया तो लोग अपनी जली हुई झुग्गियों की सुलगती हुई राख से अपने खोए हुए संबंधियों और सामान को ढूंढने के लिए पहुंचे। लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिवा जले हुए सामान और लाशों के कुछ नहीं मिला। किशोर की बूढ़ी माँ, जो कमजोरी की वजह से भाग नहीं पाई, जल गई थी। रामू काका का छोटा बेटा जल गया। वह अपनी बीवी के साथ, अपनी बड़ी बेटी के साथ दहेज को बचाने में लगा रहा। लगभग 10 लोगों की मौत आग में जलने से हो गई। बहुत से लोग झुलस कर अस्पतालों में पहुंचाए गए। शोले दब गए थे, लेकिन राख से धुआं उठ रहा था। तमाशाइयों की एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोग मदद भी कर रहे थे और बातें भी हो रही थी। समाज के ठेकेदारों और सियासी लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। सरकार ने मरने वालों को 1-1 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। आग लगने के कारण की पूछताछ के लिए कमीशन बिठाया गया, जबकि सब जानते थे कि आग सबसे पहले बर्पा की झुग्गी में स्टोव फटने से लगी थी। लेकिन सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। यह सब जमीन खाली करने का चक्कर है। यह जमीन सेठ दौलत राम की है। सुना है उसने इसे जसल बिल्डर के साथ बेची है।
मैंने तो सुना है कि इसमें कोई राजनीतिक चाल है, इलेक्शन होने वाला है। आग लगाकर मदद करके हर पार्टी हमदर्दी और वोट हासिल करने की कोशिश करेगी। कारण कुछ भी हो, लेकिन मरने वाले अपने खानदान को लखपति बना गए। हाँ भाई, किशोर की माँ तो मरे बराबर ही थी, चल फिर भी नहीं सकती थी, और दीनू का बाप भी अपाहिज था। अरे मियाँ, 1 लाख रुपया कभी देखा भी नहीं होगा, यह तो मरा हाथी 1.25 लाख वाली बात हो गई। बहुतों को इस बात का अफसोस था कि उनके घर का कोई सदस्य जल क्यों नहीं गया। दामाद अपने सासों के न जलने और बेटे अपने बूढ़े माँ बाप के बचने पर अफसोस कर रहे थे। बुढ़िया मर जाती तो घर में खुशहाली आ जाती। ए यार, मेरा बुड्ढा आग देखकर लोंडो की तरह झुकी से बाहर भागा, वैसे उठकर पानी भी नहीं पीता था। इस हादसे पर कई दिन तक मेला सा लगा रहा। दूर दूर से तमाशाई जली हुई बस्ती को देखने आ रहे थे। खोमचे वाले भी वहां पहुंच गए थे। कोई छोले पूरी बेच रहा था, कोई आइसक्रीम का ठेला लिए खड़ा था, कहीं भुट्टे बुने जा रहे थे, कोई पान बीड़ी सिगरेट बेचने में व्यस्त था। वह गंदी झुग्गियों वाली बस्ती आग लगने से सबके लिए प्रकाश बिंदु बन गई थी। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां आकर रुक रही थी। असीम उदारता का दिखावा करते हुए बेघर लोगों की सूची के अनुसार जरूरी सामान मौजूद करा रहे थे। उसमें मदद का जज्बा कम और उसके बदले खुदा के यहाँ से 10 लाख लेने का लालच ज्यादा था। 2-3 दिन में इतना घरेलू सामान और खाना जमा हो गया जितना उन गरीबों ने पूरी जिंदगी नहीं देखा था। पहले से अच्छे कपड़े उनके बदन पर थे, पहले से अच्छा खाना बगैर किसी मेहनत के मिल रहा था। जिंदगी की यह बदली शक्ल देखकर वे शोलों की तपिश भूल गए, फिर झुग्गियां बन गईं। जिंदगी उसी रफ्तार से चलने लगी। वक्त गुजरता गया। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की वही गंदगी, बदबूदार और लाचार शक्ल फिर उभर आई। अभाव और बेचारी का एहसास फिर उस बस्ती में लौट आया। सबकी वक्ती हमदर्दियां खत्म हो गईं। फिर वह बस्ती शहर का बदगुमा दाग कहलाई जाने लगी। चूल्हे फिर ठंडे हो गए, बदन पर फिर फटे पुराने कपड़े नजर आने लगे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। नज्जू ने बड़ी हसरत भरी आवाज में अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारी झुग्गियों में फिर कब आग लगेगी?